हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ डेंगू केसेस के हवाले से। मुल्क में डेंगू केसेस बढ़ने पर कौमी इदारे सेहत ने खतरे की घंटी बजाई है। बिल्कुल ऐसा ही है। NIOH ने खबरदार किया है कि डेंगू मच्छर पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में मौजूद हैं। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद एक शख्स की जान चली गई, जबकि मजीद 174 अफराद डेंगू से इस वक्त बीमार हैं। हाँ जी, और 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद 477 अफराद डेंगू के वार से मुतासिर हुए हैं। सिर्फ लाहौर में 350 से ज़ायद अफराद बीमार हुए हैं और पेशावर के 2 बड़े अस्पतालों में 399 अफराद के डेंगू टेस्ट मुस्बत आए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही डेंगू मच्छर ने अपने खौफनाक पर सिंध तक भी फैला दिए हैं और हर रोज़ सैकड़ों अफराद डेंगू का निशाना बन रहे हैं, मगर सिंध सरकार जो है वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है और केसेस छुपा रही है। महकमा सेहत ने सिंध भर में अब तक 970 डेंगू केसेस की तस्दीक की है, जबकि कराची के इलाके गुलशन इकबाल के सिर्फ एक निजी अस्पताल में अब तक 886 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। और कराची के जिना अस्पताल में एक हफ्ते में डेंगू केसेस में 2 गुना इजाफा भी हुआ है। अदादोशुमार छुपाना भी इंतहाई जो है वो ख़तरनाक है कि आप किस तरीके से गलत अदादोशुमार जो है वो नशर कर रहे हैं। और अगर आप अदादोशुमार छुपा रहे हैं, अगर हुकूमत जो है वो खुद अपनी सतह पर ही कम अदादोशुमार बता रही है, जितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जितने केसेस आ रहे हैं उतने बताए नहीं जा रहे, तो फिर इकदाम कैसे किए जाएंगे? अच्छा, अब ये 2 सूरतें हो सकती है ना। एक सूरत तो ये हो सकती है कि अदादोशुमार छुपाए जा रहे हैं, जो कि क्राइम है, इसको और क्या कहा जाए। दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि हम अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे कि हकीकी तौर पर कितने केसेस सामने आ रहे हैं, तो ये भी तो क्राइम है कि आपको पता ही नहीं लग रहा, इतनी नाअहली है, आपको समझ ही नहीं लग पा रही, आपका ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि आपको पता लगे कि कितने डेंगू केसेस सामने आ गए हैं। और बिल्कुल इशाल बात दुरुस्त है, जब आपको यही नहीं पता कि मसला जो है 1% है, 10% है, 15% है, 20% है, तो उसका तदारुक कैसे होगा, इकदाम कैसे होंगे। एमरजेंसी खुदा न खास्ता आपने नाफिज करनी है तो वो आपने कैसे नाफिज करनी है, तो ये सारी एक सूरत हाल है। इसी पर हमने बात करनी है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिना अस्पताल के डॉक्टर शाहिद रसूल साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, सिंध से ये खबरें आ रही हैं कि केसेस ज़्यादा हैं, रिपोर्ट कम हो रहे हैं, क्या आप मुत्तफिक हैं इस बात से? देखिए, बात यह है कि जो करंट सिचुएशन है जिना में, वो तो हमें डेली बेसिस पे अपडेट होती है, जो पेशेंट एडमिट होते हैं। ठीक है। क्या बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो फीवर की हिस्ट्री के साथ आते हैं और उनको टेस्ट लिख के दिए जाते हैं, वो फिर बाद में आके OPD रिपोर्ट करते हैं। याद रखें कि डेंगू का पेशेंट 99% उसको हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही रिकवर कर जाता है। मैंने जो जिंदगी में देखा है, डेंगू मिसमैनेज जब होता है जब उसको अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स दी जाए या अननेसेसरी उसको प्लेटलेट लगाए। तो वाहिद डेथ मेरे सामने हुई है, वो मेरे ख्याल से प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की वजह से हुई थी, वो डेंगू फीवर की वजह से। तो इसलिए डेफिनेटली रिपोर्टिंग कम है। अगर रिपोर्टिंग को OPD लेवल्स तक की ले जाया जाए ना, कि जो पेशेंट पॉजिटिव टेस्ट के साथ आते हैं, तो शायद आपको फिर कुछ करेक्ट। अभी तो वो पेशेंट जिनका प्लेटलेट काउंट 30,000 से नीचे हो जाता है और जिनके बारे में हमें शक होता है कि शायद इनको ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े, वो एडमिट करते हैं। अच्छा, इसमें ड्रास्टिक चेंज आता है। जैसे परसों ये फिगर 32 था एडमिटेड पेशेंट का, लेकिन कल ये 10 ही रह गया, क्योंकि तकरीबन 18 पेशेंट के करीब वापस चले गए, क्योंकि उनके प्लेटलेट बेहतर हो गए, फीवर कंट्रोल हो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सिंध में वक्त पर डेंगू के हवाले से इकदाम कर लिए गए और तसल्ली बख्श हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डेंगू केसेस बहुत ज़्यादा सिंध में रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर तसल्ली बख्श इकदाम थे तो फिर डेंगू केसेस इतने ज़्यादा रिपोर्ट क्यों हो रहे हैं? डेंगू केसेस रिपोर्ट होने की सबसे देखें प्राइमरी वजह तो वेक्टर है, जो वेक्टर एक मच्छर होता है। इस वक्त अगर आप लाहौर में हाल देखें तो मुझे कल कुछ पेशेंट का रिक्वेस्ट के लिए फोन आया, वो लाहौर में रहते हैं बेसिकली, कि जी हमें बिस्तर नहीं मिल रहा। जी, दुरुस्त बात है। पेशेंट के प्लेटलेट 15,000 हो गए। दुरुस्त। मैंने फिर जब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर से बात की, बिस्तर तो मिल गया, मैंने कहा भाई हुआ क्या है, इससे पहले कभी इतनी बुरी वबा? उसने कहा सर इस साल हमारे शहर में स्प्रे हुआ ही कंटिन्यूसली थ्रू आउट, हम कहते रहे कि स्प्रे करें स्प्रे करें। सर कराची में हुआ? हम कराची में मेरे ख्याल हम अपने हॉस्पिटल में तो रेगुलर कर रहे हैं बिकॉज हमारा इन हाउस है, लेकिन कराची में मैंने कुछ पिक्चर्स और वीडियोस देखी हैं जो हुआ है, लेकिन कराची के अभी भी हालात वो नहीं है जो सर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के हैं। और इम्पोर्टेंटली जो आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैंने अपने जो डीन है उनको बुला के मीटिंग की थी, क्योंकि हमने डेंगू वार्ड बनाया, हमने उसमें बिस्तर लगाया, उसमें जालियां लगाई कि जो प्रॉपर जो अब तक हम देखते और सीखते चले आए। तो उन्होंने जो करंट गाइडलाइन दिखाई CDC की, उन्होंने कहा इस किस्म की चीजों की जरूरत नहीं होती, जालियों का मकसद मच्छरों से प्रोटेक्ट करना है ना। आप इन वार्ड में दिन में 2 से 3 दफा फ्यूमिगेशन करें, मच्छर मर जाएंगे, आपको जालियों की जरूरत नहीं। तो आप ओपन वार्ड रखें, एरी रखें,
बाहर से मच्छरों की एंट्री बंद करने के लिए स्लाइड। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, ये ज़रा बता दीजिएगा कि आप ये तो दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको एडमिट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम इस सतह पर देख रहे होते हैं, कोरोना में भी हम जब देख रहे थे तो कितने लोग पॉजिटिव हैं, शरह उनकी देखी जा रही होती है, उसके हवाले से इकदाम किए जा रहे होते हैं, कितने संजीदा हैं उस हवाले से कम इकदाम किए जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक निजी अस्पताल में 886 केसेस सामने आए, हुकूमत 977 बता रही है, तो ये तो बहुत ही बड़ा एक गैप इसके अंदर मौजूद है। जब तक हमें एक्चुअल पोजीशन नहीं पता होगी, बतौर माहिर सेहत आप क्या समझते हैं कि हम ठीक तरीके से इकदाम कर सकेंगे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर सडनली वेव बढ़ गई, एज्यूम करते हैं कि अगर आने वाले हफ्ते में खुदा ना खास्ता डेली 1000-1500 केस आने लगा और उसमें से अगर आपको 5 या 15 या 20 भी एडमिट करने पड़े थोड़े दिन में, ये नॉर्मल। आई थिंक इसको भी इसी तरह, एक तो सीरियसनेस की बात है, जैसे कोविड को सीरियसली लिया ना, डैशबोर्ड बनाया हुआ था, एक एक बेड की पोजीशन थी, सारी चीजें, जो टेस्ट होते थे वो लाजमी रिपोर्ट होते थे। इस तरह का सिस्टम डेंगू के लिए भी हुआ और वो बना हुआ है, उसको अभी रीइन्वेंट करने की जरूरत तो है नहीं। सिर्फ एक डेंगू टास्क फोर्स बना दें, वो रिकॉर्डिंग करें, हर हॉस्पिटल को बाउंड कर दें कि जितने पेशेंट डेंगू NH1 एंटीजन के आते हैं आप रिपोर्ट करेंगे, उनका NIC लिखेंगे और उनको फॉलो करेंगे। और दूसरी बात ये डॉक्टर साहब कि जिस तरह से आपने कहा कि आप अस्पताल में डेली बेसिस पर स्प्रे करवा रहे हैं, 2 टाइम भी करवा रहे हैं, लेकिन पेशेंट जो है वो अस्पतालों से बाहर से आ रहे हैं, अस्पताल के अंदर तो किसी को डेंगू नहीं हो रहा ना, तो बाहर स्प्रे होना जरूरी है। सबसे पहले तो ये हुकूमती सतह पर होना चाहिए, फिर वो पंजाब है या सिंध है, कराची है या लाहौर है, हम इस बहस में तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। हमें पूरे पाकिस्तान को इस वक्त जो है डेंगू फ्री करना है, तो फिर स्प्रे बाहर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आप इस चीज को भी, इस हवाले से भी थोड़ा बता दीजिएगा। मैंने तो स्प्रे होते हुए नहीं देखे कहीं अब तक, लेकिन मैंने पिक्चर्स और अखबारी रिपोर्ट्स देखी हैं। आई गेस जो फ्रीक्वेंसी से ये होने चाहिए उस फ्रीक्वेंसी से नहीं हो रहा है। कहीं इक्का दुक्का करने से तो रेट्स ऑफ डेंगू कम नहीं होंगे ना, इसको तो मुतवातिर आपको करना पड़ेगा ताकि अफजाइश को जीरो किया जा सके। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बातें, बड़ी दुरुस्त बात है कि आपको ये नहीं देखना होगा कि जी कि एक जगह पर हो गया, 2 जगह पर हो गया, सब जगहों पर होगा तो फिर ही मामला जो है कुछ ठीक होगा। और दूसरा, अंडर रिपोर्टिंग होती रहेगी तो फिर आप फैसले नहीं दुरुस्त कर सकेंगे, आप तो इसको इशू ही नहीं समझेंगे, आप समझेंगे नहीं अभी अंडर कंट्रोल है, लेकिन आपके पास तो नंबर्स ही नहीं है, आप अंडर कंट्रोल कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही, और पहले इस मसले को सीरियस लेना बहुत जरूरी है। पहले मसले को मसला समझें, बिल्कुल मसले को मसला समझे ताकि उसके बाद जो है उसके आप इकदाम कर। ज़राए तफन्नुन एक बात कर रहा हूँ कि वो सोशल मीडिया पर चल रहा था कि डेंगू मच्छर के आ जाने से आम मच्छर जो है उसको खासी इज्जत मिली है कि देखिए आम मच्छर जो है वो शायद बुरा नहीं होता, वो बुरा नहीं होता, लेकिन डेंगू मच्छर की वजह से उसको खासी जो है इस वक्त इज्जत मिल रही है माशरे के अंदर। हम आगे चलते हैं, T20 वर्ल्ड कप का कुछ जिक्र कर लेते हैं। पहले हमने बात की थी, आज से जी हकीकी मैचेस शुरू होने लगे, हकीकी मैच जो है शुरू होने जा रहे हैं, टाकरा शुरू होने जा रहा है, तो पूरी दुनिया की नजरें, लेकिन फिर भी हम देखें तो वही जो बात मैं कह रही थी कि पाकिस्तान और भारत के टाकरे पर जो हाई वोल्टेज टाकरा है उस पर लगी हुई है कि क्रिकेट का जो जोश और जज्बा है वो हम देख रहे हैं कि वो आसमान से बातें करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ऐसी है। कौमी टीम इस बार वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ शिकस्तों का जाल तोड़ने के लिए पुरुम्मीद है। अगर पेपर पर देखा जाए तो भारतीय टीम खासी तगड़ी नज़र आ रही है, लेकिन 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप जो है वो वाला मामला है। पाकिस्तान किसी को भी आउट क्लास कर सकता है, पाकिस्तान बेहतरीन खेल पेश कर सकता है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खैर वार्म अप मैच में शिकस्त के बाद सुना है कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई है। बिल्कुल ऐसे ही, उन्हें 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी थी उसकी वीडियो दिखाई गई ताकि जो भारत के खिलाफ जीत के हवाले से उसमें फाते टीम के अरकान के मुख्तसर इंटरव्यूज़ थे वो दिखाए गए, उनको थोड़ा बूस्ट करने के लिए, अपने खिलाड़ियों को बताने के लिए कि हम उनके साथ हैं या वो भी जीत सकते हैं और फिर किस तरीके से जीत से हमकिनार हो सकते हैं, उनके हौसले बढ़ाए गए। बाबर तो बहुत ज़्यादा जो हैं वो हैं कि हम इंशाल्लाह जीतेंगे। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने भी यही कहा है कि जी घबराना नहीं है, आप लोगों ने खुलकर खेलना है और असल खेल जो है अपना पेश करना है और आपने खुल के जो है मतलब कि परफॉर्म करना है, परेशान नहीं होना है। और सोशल मीडिया पर तो बेहतरीन लड़ाई जारी है सारी टीम के सपोर्टर्स हैं वो अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और उस सपोर्ट के में लड़ाई भी जो है वो खासी हो रही है। इशाल बात कर लेते हैं, नसीम राजपूत साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम राजपूत साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। बड़ा आज का कुछ पहले बात कर लेते हैं, बड़े अहम मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड। आपका वैसे ग्रुप 1 में फेवरेट कौन सी 2 टीम्स हैं और ये मैचेस आप कैसे देखेंगे? देखिए हमजा गुड मॉर्निंग, इशाल गुड मॉर्निंग। असल में ये ना कि ये ग्रुप बहुत तगड़ा हो गया, ग्रुप 1। हाँ जी, हम कहीं ना कहीं जो है वो लकी रहे। उसमें स्कॉटलैंड ने जो बांग्लादेश को हरा दिया, हम नहीं, न्यूजीलैंड भी है उसमें, अफगानिस्तान भी उसमें, इंडिया भी है जी। हमारा ग्रुप जो है उसमें जो स्कॉटलैंड और नमीबिया के आने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो
हमें एक सपोर्ट मिल गई है। लेकिन उधर बांग्लादेश और श्रीलंका चले गए। हाँ जी, पीछे एक नेशन है, क्रिकेटिंग नेशन है, वो कहीं ना कहीं टफ टाइम देंगे। वो 6 टीम अगर आप उठा के देखते हैं तो वो तमाम की तमाम जो है वो बहुत खतरनाक किस्म की हो गई है। हमारे पास 2 टीमों का ऑप्शन मौजूद है, तो ग्रुप में तो ये कहीं ना कहीं हमें आसानी हो गई। बाकी हाई इंटेंसिटी हाई वोल्टेज मुकाबला है पाकिस्तान और इंडिया का, जिस तरीके का ये मैच होने जा रहा है इसको और आवाम ज्यादा बना देती है। जिस तरीके की आप सोशल मीडिया पे तबसरे सुन रहे हैं, और मैच जरूर लेना चाहिए हमजा। देखिए 2 टीमें मैदान में उतरेंगी तो एक ने जीतना है, इसको दिल पे ना लें बहुत ज्यादा। लेकिन नसीम राजपूत साहब, मसला ये है ना कि वर्ल्ड कप में वही जीत जाते हैं, एक ने जीतना होता है, वो एक हमेशा से भारत रही है ना, इसलिए थोड़े से पाकिस्तानी जो फैंस हैं वो ज्यादा होते हैं परेशान। देखिए अगर आप उस वक्त भी नहीं जीत सके जब हम 1992 का वर्ल्ड कप जीते थे, जब भी इंडिया को नहीं हराया, जब 2009 का वर्ल्ड कप जीते थे, वर्ल्ड T20 जीते थे हमने, जब भी इंडिया को नहीं हराया था, तो हम वर्ल्ड टाइटल भी जीतते थे। तो उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। देखेंगे इस बार बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जरूर जीतने में कामयाब हो जाएगी। एक एज कहीं ना कहीं एज नहीं कहूंगा, लेकिन अगर इंडियन टीम ऑन पेपर या रिसेंट पास में उनकी परफॉर्मेंस हमसे थोड़ी बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन हम वर्ल्ड T20 में जा रहे हैं और वर्ल्ड T20 का दोनों टीमें अपना पहला कॉम्पिटिटिव मैच खेल रही हैं। इससे पहले वार्म अप मैचेस हुए थे, तो ना कॉम्पिटिटिव मैच का इस इवेंट में एक्सपीरियंस इंडिया के साथ होगा ना हमारे साथ होगा, लेकिन इंडिया के साथ नसीम राजपूत साहब, शोएब मलिक हो गया, मोहम्मद हफीज हो गया, इनका भारत के साथ टाकरा देखें तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है। ये दोनों खिलाड़ी आपके खेल में आप क्या समझते हैं, भारत के खिलाफ कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं? विशाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं दोनों। देखें सबसे पहले मेरी दुआ तो ये कि अल्लाह करे हमारा फखर जमान जरूर चले। मैचों में रन करके आ रहे हैं, हर मैच में हर बैट्समैन रन नहीं करता, ये भी एक सच्चाई है, लेकिन फखर का रन करना हमारी इस पूरी बैटिंग लाइनअप में सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो मैच टर्नर है, वो जब सिंगल हैंडेडली खेलना शुरू करेगा, जो उसका स्ट्राइक रेट होता है वो किसी का भी नहीं होता। शोएब मलिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने जो 6 नंबर पे आके बैटिंग करनी है, जो जरूरत जिस तरीके की भी अल्लाह ना करे कोई कोलैप्स हो जाए तो शोएब ने संभालना है, रन तेज करने तो भी शोएब ने संभालना है। ये बड़ी बिग बैकबोन वाली जगह होती है 6 नंबर पे, तो ये जरूर देखना है। लेकिन मैं बात जो कह रहा था ना ईशान, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इंडिया को जितना एक्सपीरियंस मिला है ना अभी पिछले 1 महीने में IPL की वजह से इन कंडीशंस का, और फिर दुनिया के टॉप क्लास क्रिकेटर्स के साथ खेल के, वो क्रिकेटर्स जो हमारी PSL में भी नहीं आते, वो एक एज, वो एक कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट जरूर मिल गई है, होगी उनके साथ। वो कि हम बहुत ज्यादा क्रिकेट वहाँ खेलते रहे, लेकिन रिसेंट पास में पिचेस की क्या कंडीशन है, जिन हालात में उन्होंने इतनी क्रिकेट खेल ली है कि वो बहुत ज्यादा जानते हैं। वो हमें KL राहुल की और ईशान किशन की जो बारी थी उसमें नज़र भी आ रही थी पैंट की बारी में कि वो किस तरीके से बैटिंग कर रहे थे और कितने खुल के बैटिंग करते हैं। नसीम राजपूत साहब, अगर हम बात करें भारत के खिलाफ, हमारी बॉलिंग लाइनअप अच्छी भी होती है तो हम देखते हैं कि जिस दिन भारत ने स्कोर करना होता है तो वो अपने टारगेट को अचीव कर ही रहे होते हैं, उनकी बैटिंग लाइनअप इतनी तगड़ी होती है। क्या हमें शादाब को बिठाकर, एक स्पिनर को बिठाकर के, हमारे पास हफीज़ की भी ऑप्शन है, हमारे पास इमाद की भी ऑप्शन होगी, मलिक की भी ऑप्शन होगी, यहाँ पर हैदर अली को इन करके एक बैट्समैन इन किया जा सकता है कि हमारी बैटिंग लाइन थोड़ी सी तगड़ी हो जाए, नंबर स्कोर ज़्यादा हो तो हिटर होना चाहिए? भाई खेलना तो चाहिए आपके हैदर अली को खेलना चाहिए। देखिए फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं और यंग है, वो कुछ भी परफॉर्म कर सकता है। उसको मेरी अपनी जाती राय में अगर आप उसको टीम में डाल रहे हैं तो मैं तो वैसे भी डालना चाहूंगा। मैं आसिफ अली की जगह हैदर अली को ही देखना चाहूंगा कि अगर आप फखर से ओपन कराएं, नहीं करा रहे, चले रिजवान बाबर के बाद फखर आ रहे हैं, हफीज आते हैं, देन हैदर अली आते हैं, और हैदर अली के बाद शोएब मलिक 6 नंबर पे बैटिंग करते हैं। फिर 2 स्पिनर्स, आप जो भी ऑप्शन है आपके पास। लेकिन आप ये देखें हमजा, इंडिया ने जितने दोनों अपने वार्म अप मैचेस खेले और वो पिचेस को इतना बढ़ गए थे कि उन्होंने 4 स्पिनर खिलाए, 5वां पार्ट टाइम स्पिनर से गेंदें करवाई, एक फास्ट बॉलर से 2 ओवर करवाए, एक फास्ट बॉलर से मेरे ख्याल 3 ओवर करवाए। उन्होंने फास्ट बॉलर से बॉलिंग ही नहीं कराई क्योंकि वो पिचेस को पढ़ के आ रहे हैं। हमने जो लास्ट साउथ अफ्रीका से मैच था वो हमें जीतना चाहिए था, जो हमने तकरीबन 50 रन 3 ओवरों में बनवा दिए, आखिरी ओवर में 19 रन बन गए। आप कह रहे थे ना हमारी बॉलिंग अच्छी है, उनकी बैटिंग अगर रन करना चाहेगी तो कर जाएगी। हमारी बॉलिंग अभी वो नहीं है, वो जो वसीम वक़ार, शोएब अख्तर, आमिर, आसिफ,
अभी वो लेवल नहीं है हमारी बॉलिंग का। ये दुरुस्त बात ना शहनशाह अफरीदी तो 45 रन 50 रन देकर आते हैं, यही फिर जब पिटते हैं तो हसन अली का हाल हो जाता है। हाँ जी। अगर आप 5 में से 3 मैच उठा के देखेंगे ना तो 3 मैचों में इनकी पिटाई हो जाती है। हाँ जी। वो में ये कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट होते हैं। तो अगर वो रन कर जाते हैं तो जाहिर है। और आपने बैटिंग बढ़ाने की बात की है तो बैटिंग यार लाजमी बढ़ानी चाहिए। आपको अपनी 6 नंबर की बैटिंग को तगड़ा रखना चाहिए। और जो आपने बात की हफीज शुएब मलिक एक ऑप्शन मौजूद है यार, वार्म अप मैचेस में आपने बॉलिंग नहीं कराई, हाँ जी, कराओ ना उनसे बॉलिंग, उनको चेक तो करो किस तरह शुएब मलिक इतने अरसे के बाद गेंद को ग्रिप कर रहे हैं। अभी वो नेशनल T20 में शुएब गेंद कर रहे थे, बहुत अच्छी गेंद कर रहे थे। हफीज को गेंद करते हुए देखा मैंने, वो बहुत अच्छी गेंद कर रहे थे। हफीज तो खैर ये सेकंड फेज में इतना ज्यादा दोनों फेज में नजर नहीं आया हमें वर्ल्ड T20 में, लेकिन उससे पहले जो मैचेस खेले गए थे आपको याद होगा हफीज गेंद कर रहे थे। हाँ जी। और बेहतर गेंद कर रहे थे, उनका अच्छा गेंद पड़ रहा था। भाई शादाब से जिस तरह की गेंदें हो रही हैं आजकल, उससे तो बेहतर बॉलिंग कर रहे थे। एग्जैक्टली। नसीम साहब, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भारत को एक एज हासिल है कि उन्होंने टफ टीमों के साथ और बड़ी कड़ी टीमों के साथ मुकाबले कर लिए हैं, उनको एक मार्जिन इस चीज़ का भी मिल गया है कि उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है। हमारे खिलाड़ियों की अगर हम देखें तो हमारे खिलाड़ियों की तो सिलेक्शन ही नहीं हो पाती है टिल एंड तक, तो हमारे खिलाड़ियों की उस तरह से प्रैक्टिस भी नहीं होती। आप नहीं समझते कि ये सिलेक्शन बहुत पहले हो जानी चाहिए ताकि हमारे खिलाड़ी जो है मुकम्मल तौर पर तैयार हो सके इस टाकरे के लिए? चल हम तो आखिरी टाइम तक के जब टीम उड़ने वाली थी उस वक्त तक हम अपने खिलाड़ी बदल रहे थे। बिल्कुल। और हमने तैयारी नहीं की थी, यानी कि तैयारी तो हम पता नहीं किस सिमत में कह रहे थे। और आज भी मैं एक सिमत से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, वो आपका टॉप ऑर्डर है जो पहले 6 ओवर खेल लें। बाबर आजम, रिजवान, चाहे इंजमाम उल हक उठा के देख लें या जिसको भी उठा के देख लें, वो सब कह रहे हैं अब अपना स्ट्राइक रेट तेज करें। जब सब बात कर रहे हैं तो हम भी तो यही बात कर रहे थे कि भाई इनका स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं है, अगर ऊपर से कोई विकेट गिरती है तो बाबर आप आके संभाल सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप जाके 6 ओवर का सत्यानाश करके आ जाए। अगर जा रहे हैं तो फिर खेल के दिखाएं जी। ये नहीं होगा कि आप 36 रन करके आ जाए, 40 रन करके आ जाए 6 ओवर के बाद। आपको फिर कम से कम 55-60 रन, वो 15-20 रन का जो फर्क है वो डालना होगा अगर आप ओपनिंग कर रहे हैं, की जरूरत दिखाई देती है। बिल्कुल ऐसे ही है, दोनों में से एक को अगर ओपनर जाना है तो लाजमी अटैक तो करना ही होगा। वैसे तो दोनों को करना चाहिए, लेकिन एक का अटैक लाजमी बनता है कि हम कम से कम अपना पावर प्ले ज़ाया ना कर दें। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। हम उम्मीद हैं पाकिस्तान की टीम मैच जीतेगी। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।